नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MCQ अड्डा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण पर आधारित 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। इन 500 प्रश्नों को हम अलग अलग पार्ट में कवर करेंगे। एक वीडियो में लगभग 25 प्रश्न होंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? ऑप्शन ए नियतिवादी अवधारणा, ऑप्शन बी संभववादी अवधारणा, ऑप्शन सी नवनियतिवादी अवधारणा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी नवनियतिवाद अवधारणा। नवनियतिवादी अवधारणा के प्रणेता ग्रिफिथ टेलर थे। सतत विकास की संकल्पना का वास्तविक विकास 1987 में हुआ था। दोस्तों, 1987 में ही एक रिपोर्ट आई थी, हमारा साझा भविष्य। इसी को एक और नाम से भी हम जानते हैं, द ब्रनलैंड रिपोर्ट। इसी रिपोर्ट के बाद सतत विकास संकल्पना की शुरुआत हुई। कब? 1987 में। चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1990 और ऑप्शन डी 1994। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि 1986। दोस्तों, कुछ जानकारी है। 1986 में आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। इसी से रिलेटेड कुछ 3 जानकारियां हैं दोस्तों, जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2000 में, ऑप्शन सी 1997 में, ऑप्शन डी 1999 में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1997 में। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। इससे रिलेटेड कुछ जो जानकारियां हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल को पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से भी जाना जाता है। यह सम्मेलन क्योटो शहर में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्लोबल वार्मिंग से है। अगला प्रश्न दोस्तों, रियो +20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? ऑप्शन ए है द फ्यूचर वी वांट, ऑप्शन बी द फ्यूचर वी सी, ऑप्शन सी द फ्यूचर वी सीक, ऑप्शन डी द फ्यूचर वी हैव। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए द फ्यूचर वी वांट। रियो +20 सम्मेलन को पृथ्वी +20 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह सम्मेलन 1992 में संपन्न हुए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 20 वर्षों बाद ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित हुआ था। अगला दोस्तों प्रश्न, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब शुरू की गई थी, यानी लोकार्पित की गई थी? ऑप्शन ए है 2000 में, ऑप्शन बी है 2008 में, ऑप्शन सी 2012 में, ऑप्शन डी 2015 में। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि 2008 में। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रथम वैश्विक मानव पर्यावरण सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है 1986, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1987। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी 1972 में। ये दोस्तों कुछ नीचे सूचनाएं दी गई हैं, यानी ये महत्वपूर्ण हैं एग्जाम में आए हुए पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1972 में स्टॉकहोम में इस सम्मेलन को आयोजित किया गया था। स्वीडन की राजधानी दोस्तों स्टॉकहोम है। क्योटो प्रोटोकॉल को 1997 में अपनाया गया, यानी क्योटो प्रोटोकॉल को 1997 में अपनाया गया, जबकि यह कार्यशील हुआ 16 फरवरी 2005 को। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन यानी ग्लोबल वार्मिंग से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को लागू हुआ था। इसका संबंध ओजोन परत के क्षरण से है। दोस्तों, 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7वां, IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1875, ऑप्शन बी 1900 में,
ऑप्शन सी 1950 में, ऑप्शन डी 1883 में। दोस्तों इसमें कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, 1875 में। दोस्तों आईएमडी का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। दोस्तों प्रश्न नंबर 8, इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन राजेंद्र सिंह, सी ऑप्शन है सलीम अली, डी ऑप्शन है चंडी प्रसाद भट्ट। तो दोस्तों इसमें कौन सा सही आंसर है? तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र सिंह। सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी एवं चंडी प्रसाद भट्ट चिपको आंदोलन से संबंधित थे। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से हुई थी दोस्तों, जो कि पेड़ों को काटने के विरोध में था। नवदान्या आंदोलन 1982 में वंदना शिवा द्वारा प्रारंभ किया गया था, जो कि जैव विविधता का संरक्षण एवं जैविक कृषि को बढ़ावा देने से संबंधित था। अगला प्रश्न दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल कहाँ स्थित है? ये दोस्तों इसका उत्तर आप लोग बताइए जल्दी से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट दोस्तों, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 28 फरवरी, ऑप्शन बी है 22 मार्च, ऑप्शन सी है 11 जुलाई, ऑप्शन डी है 22 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 22 मार्च, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट है। दोस्तों 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस भी मनाया जाता है और विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियां बनाई जाती हैं उसका नाम? दोस्तों एक बार इसको प्रश्न को मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ आप लोग के लिए। भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियां बना दी जाती हैं उसका नाम क्या नाम है, वो बताना है आपको। तो ऑप्शन ए है आपका समुच्च रेखी कृषि, ऑप्शन बी है आच्छादन रोपण, ऑप्शन सी है पट्टीदार खेती, ऑप्शन डी है सोपान खेती। तो जल्दी से बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, समुच्च रेखी कृषि। दोस्तों समुच्च रेखी कृषि क्या है? ठीक है दोस्तों, इसको आप नीचे लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं। वैसे पर्वतीय ढाल वाले क्षेत्रों में जल तेजी से ढाल की ओर प्रभावित हो जाता है। इस प्रवाह के कारण जल अपने साथ मिट्टी को बहा ले जाती है। दूसरी तरफ जल का प्रवाह इतना तीव्र होता है कि यहाँ मिट्टी जल को सोख नहीं पाती है, अतः यहाँ मिट्टी में नमी की मात्रा बहुत कम होती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए कंटूर कृषि अथवा समुच्च कृषि का विकास किया गया, यानी कि समुच्च रेखी कृषि को कंटूर कृषि के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसमें पहाड़ी ढालों को काट कर सीढ़ीदार खेतों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि प्रत्येक सीढ़ी पर अलग अलग प्रकार की फसल उगाई जाती है। इस प्रकार से कृषि करने पर भूमि को जल सोखने का मौका मिल जाता है तथा मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बनी रहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी छोटी सी जानकारी थी आपके लिए। अगला प्रश्न, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षण हेतु, ऑप्शन बी मादक पदार्थों विरुद्ध अभियान हेतु, ऑप्शन सी आतंकवाद के विरुद्ध अभियान हेतु, ऑप्शन डी जनसंख्या नियंत्रण के लिए। तो आप बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? जनसंख्या नियंत्रण के लिए, आतंकवाद के विरुद्ध अभियान हेतु, मादक पदार्थों विरुद्ध अभियान हेतु या पर्यावरण संरक्षण के लिए? इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, यानी कि पर्यावरण संरक्षण हेतु। नेक्स्ट, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है। ऑप्शन ए 15 वर्ष से, ऑप्शन बी 25 वर्ष से, ऑप्शन सी 40 वर्ष से, ऑप्शन डी 50 वर्ष से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, 50 वर्ष से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत में किस वर्ष की गई थी?
ऑप्शन ए है 1972 में, 1977 में, ऑप्शन बी है ये आपका, फिर ऑप्शन सी है आपका है 1989, फिर आपका डी है 1980। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1980 में। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए है कटक में, ऑप्शन बी है जमशेदपुर में, ऑप्शन सी है नागपुर में, ऑप्शन डी है रांची में। तो आप बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। इसका दोस्तों ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, नीरी का जो फुल फॉर्म है वो नीचे दिया गया है, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसकी स्थापना दोस्तों 1958 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जेनेवा में, ऑप्शन बी म्यूनिक में, ऑप्शन सी प्राग में, ऑप्शन डी लंदन में। ठीक है दोस्तों, तो इसका आपका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जिनेवा में। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO, इसकी स्थापना दोस्तों 23 मार्च 1950 में हुई थी। हर वर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय दोस्तों जिनेवा में है, यानी कि स्विट्जरलैंड। अगला दोस्तों प्रश्न है आपके लिए, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो ऑप्शन ए है आँखों पर, ऑप्शन बी है फेफड़े पर, ऑप्शन सी है त्वचा पर, या फिर ऑप्शन डी अस्थि मज्जा पर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? इसका राइट आंसर है आपका सी त्वचा पर। ठीक है दोस्तों, आपके लिए अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? ठीक है दोस्तों, एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए है कच्छ का रण, ऑप्शन बी है कांजीरंगा, ऑप्शन सी है रणथंभौर, ऑप्शन डी पेरियार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए कच्छ का रण। कच्छ का रण दोस्तों गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए शीशम, ऑप्शन बी ढाक, ऑप्शन सी यूकेलिप्टस, ऑप्शन डी खेजरी। बताइए जल्दी से दोस्तों, क्या उत्तर सही होगा आपका? ए बी सी डी चुनिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी खेजरी। दोस्तों कुछ सूचना दी गई है, इसको भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे दिया है, राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा 1976 में पहली बार सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया गया था। 1990 में केंद्र सरकार द्वारा, ये दोस्तों अगला प्रश्न आ गया, मैं पीछे कर लेता हूँ। ठीक है, 1990 में केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन यानी JFM शुरू किया गया। इसमें सरकार, जनता एवं गैर सरकारी समूह मिलकर कार्य करते हैं। ये फिर जा रहा बार बार। 1894 में भारत की प्रथम वन नीति लागू की गई। आज़ादी के बाद 1952 एवं 1988 में इसे संशोधित किया गया। ठीक है दोस्तों, ये एक्चुअली सेटिंग से था इसलिए नेक्स्ट चला गया, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न, किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव करने के लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग किया जाता है? ये तो क्वेश्चन आप लोग जरूर बताएंगे। इसका आंसर दोस्तों जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए है वायु, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है मृदा, ऑप्शन डी है ध्वनि यानी कि शोर। बताइए दोस्तों, वायु, जल, मृदा, ध्वनि, शोर। इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका डी यानी कि ध्वनि। ठीक है, अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस मुख्य भूमिका निभाती है? यानी कि ग्रीन हाउस
इफेक्ट में कौन सी गैस मुख्य भूमिका निभाती है? ऑप्शन ए H2, ऑप्शन बी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है N2। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली कुछ गैसें हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यानी CFC जिसको हम बोलते हैं, जलवाष्प है, ओजोन है। इन गैसों का उत्सर्जन आम प्रयोग के उपकरणों, वातानुकूलक, फ्रिज, कंप्यूटर, स्कूटर, कार आदि से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत दोस्तों पेट्रोलियम ईंधन और परंपरागत चूल्हे हैं। पशुपालन से मीथेन का उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोग के लिए 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? ऑप्शन ए है पैन यानी, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है ओजोन, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए दोस्तों, कमेंट करके बताइए जल्दी से, और लास्ट में जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो आप ज़रूर बताइएगा कि 25 में से आपके कितने सही आंसर थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, किस औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है? ऑप्शन ए है चमड़ा उद्योग, ऑप्शन बी है कागज उद्योग, ऑप्शन सी है रेयान उद्योग, ऑप्शन डी है वस्त्र उद्योग। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा आपका क्या होगा? बताइए जल्दी से आप कमेंट करके। हमारा 23वां नंबर पे हम लोग प्रश्न है, यानी अभी कुछ शेष बचे और भी हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए चमड़ा उद्योग। ठीक है दोस्तों, 24 पे चलते हैं। स्टोर कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है अम्ल वर्षा, ऑप्शन बी है ग्रीन हाउस, ऑप्शन सी है ब्राउन हेज प्रभाव, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों क्या होगा? बताइए जल्दी से। अम्ल वर्षा, ग्रीन हाउस प्रभाव, ब्राउन हेज प्रभाव या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अम्ल वर्षा। दोस्तों, अम्ल वर्षा के ये जिम्मेदार प्रमुख गैसें हैं SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 यानी सल्फर, अमोनिया, नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि प्रदूषक पदार्थ वायुमंडलीय नमी के साथ प्रतिक्रिया कर वर्षा के जल को अम्लीय कर देते हैं। दोस्तों, वर्षा के जल का जो pH मान होता है वो 5 है आपका। आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न है 25। ठीक है, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पृथ्वी की मोटाई मापने में, ऑप्शन बी हीरे की मोटाई मापने में, ऑप्शन सी ओजोन परत की मोटाई मापने में, या फिर ऑप्शन डी शोर को मापने में। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी ओजोन परत की मोटाई मापने में। ठीक है दोस्तों, ओजोन मापक यंत्र डाप्सन स्पेक्ट्रो में मापा जाता है। ठीक है, 1985 में जोसेफ फारमैन द्वारा अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के क्षरण होने का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत किया। ओजोन का सांद्रण 220 डाप्सन इकाई से कम होने पर ओजोन छिद्र का निर्माण हो जाता है। ये दोस्तों है ओजोन विघटनकारी प्रमुख कुछ गैसें हैं, जैसे CFC, इसका दोस्तों पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, HBFC हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CH3Cl3 मिथाइल क्लोरोफॉर्म, NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड, और अंतिम है दोस्तों CH3Br यानी मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है दोस्तों, ये था टोटल 25 प्रश्न आपके।
सेशन कैसा लगा आप बताइएगा दोस्तों चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और शेयर लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों आप आज के प्रश्न 25 प्रश्न थे, इसमें से कितने आपके सही हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके दोस्तों।